अल हिलाल क्या हुआ करती थी। तो आया था उसके बाद ये जो कंपनी थी, तो अब ये किसके अंडर आ गई? आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी और कुछ जो अदर प्रोमिनेंट लीडर। तो दोस्तों ये इसका सही जवाब है हमारा जवाहरलाल नेहरू। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द ईयर ऑफ फाउंडेशन ऑफ वीमेन इंडियन एसोसिएशन, WIA की फाउंडेशन कब हुई थी? तो इसके लिए ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल हैं 4। तो चलिए हम इसका सही जवाब देख लेते हैं एक बार। तो इसका सही आंसर 1917। तो WIA की फाउंडेशन हुई थी 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, बाय द एक्ट ऑफ 1858 इंडिया वाज टू बी गवर्न। तो 1858 का जब एक्ट पास किया गया था उसके बाद इंडिया को किसके थ्रू रूल किया गया? कंपनी के थ्रू, या क्राउन के थ्रू, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू, या फिर गवर्नर जनरल के नाम पे? तो जो इसका हमारा सही जवाब है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो इन द नेम ऑफ क्राउन, क्राउन के नाम के बेसिस पे इसको गवर्न किया गया। तो ये है थोड़ी सी इसकी डिटेल। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें पूछ रहा है हमसे कि गदर पार्टी किसने बनाई थी? तो गदर पार्टी की फाउंडेशन किसने डाली थी? आपके पास ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है कि इनमें से कौन थे वो। तो जो इसका सही जवाब है वो है हमारा लाला हरदयाल। तो लाला हरदयाल ने इसकी फाउंडेशन डाली थी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि पूना पैक्ट कब हुआ था हमारा। तो क्वेश्चन है था पूना पैक्ट जो 1932 में था वो एक एग्रीमेंट था, वो किन दो लोगों के बीच में था? नेहरू जी और अम्बेडकर जी के बीच में, गांधी जी या अम्बेडकर जी के बीच में, या दो ऑप्शंस आपके पास और है स्क्रीन पे। तो इसका सही जो जवाब है आपका वो है ऑप्शन नंबर बी, अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में ये नेहरू पैक्ट हुआ था 1932 में, पूना पैक्ट। अगला हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल लीडर डिड नॉट डिफेंड सोल्जर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। तो इनमें से कौन सा था जो इंडियन नेशनल आर्मी से जिनका कुछ भी लेना देना नहीं था? 4 ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है और इसमें से जो सही जवाब है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी राजागोपालाचार्य। जब इंडियन नेशनल आर्मी के जो सोल्जर थे उनके ऊपर ट्रायल चल रहा था तो सी राजागोपालाचार्य जो थे उन्होंने इनको डिफेंड नहीं किया था। बाकी तेज बहादुर सप्रू ने किया था उन्हें डिफेंड, जवाहरलाल नेहरू जी ने भी किया था और PB देसाई ने भी उनको डिफेंड किया था। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चन। द डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री 19th सेंचुरी वॉज एट्रीब्यूटेड टू। इंडियन हैंडीक्राफ्ट का जब डिक्लाइन हो गया था तो उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रहेगा कि ये सारी चीज़ें हुई, कॉम्पिटिशन फ्रॉम द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, और डिसअपीयरेंस हो गई थी इंडियन प्रिंसली कोर्ट जो थे, और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एलियन रूल। तो ये सारी चीज़ें हो गई थी। अगला समझते हैं, हु अटेंडेड द इंपीरियल दरबार। कौन था बंदा था जिसने इंपीरियल दरबार को अटेंड किया था ड्रेस्ड इन हैंड स्पन खादी, खादी लगा करके? तो इनमें से वो कौन सा बंदा था? तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा। तो उनका नाम था गणेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा, गणेश वासुदेव जोशी। थोड़ी सी इसकी कहानी है, अगर आप जानना चाहते हैं तो पढ़िए इसके बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्ट था 1935 का, उसने जो बारोड इट्स प्रीएम्बल फ्रॉम, उसने अपना प्रीएम्बल कहाँ से बारो किया था? US के कॉन्स्टिट्यूशन से, ऑस्ट्रेलिया से, या फिर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 से, या पिट्स एक्ट से? तो इसका जो सही जवाब है हमारा 1990 का जो एक्ट था उसी से लिए 1919 के एक्ट से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज नॉट करेक्ट। तो इसके बारे में जो कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो गलत है, ठीक है, करेक्ट नहीं है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो सही होंगी हमें गलत वाली बतानी है। तो डायरेक्टरी वाज एस्टैब्लिश इन द प्रोविंसेस, या फिर वाइस राय जो था वो उसको स्पेशल पावर मिली थी, या फिर फेडरल एग्जीक्यूटिव जो कंसिस्ट ऑफ वाइस राय। इनमें से कौन सी गलत है? तो भाई ये जो थी डायरेक्टरी वाज एस्टैब्लिश इन द प्रोविंसेस। तो प्रोविंसेस में डायरेक्टरी नहीं आई थी। ऐसा नहीं था कि जो जैसे हमारे आज के टाइम पे सेंटर है तो सेंटर के आगे स्टेट्स काम करती हैं, तो इस तरह से प्रोविंसेस तो थे सेंटर के आगे, लेकिन प्रोविंसेस के अंदर जो डायरेक्टरी थी वो नहीं बनी थी। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी करेक्ट नहीं है? द मटीरियल्स फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 वर ड्रॉन फ्रॉम, वो कहाँ से लिए गए थे? तो बताना इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही जवाब है, मॉरली मिंटो रिफॉर्म से वो लोग नहीं लिए गए थे। ठीक है, तो 1909 का एक्ट जिसको हम लोग मॉरली मिंटो रिफॉर्म क्या क्या बुलाते हैं, वाज एन एक्ट जो था पार्लियामेंट का यूनाइटेड किंगडम का, दैट ब्रॉट और द लिमिटेड इंक्रीज इन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियंस इन द गवर्नेंस। ठीक है, तो इंडियंस को गवर्नेंस में लाया गया था लेकिन कुछ लिमिटेड इंडियंस को ही। Who wrote at the stroke of midnight when the world sleeps India awakes to the life and freedom। क्वेश्चन पूछ रहे ये बात किसने कही थी कि जब पूरी दुनिया सो रही थी और तब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली। तो ये किसके शब्द हैं? तो दोस्तों ये इसका सही जवाब है हमारा जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कहा था, ये स्टेटमेंट दी थी अपनी 14-15 अगस्त की जो मिडनाइट थी उस दिन को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो इंक्वायरी कमेटी थी, द इंक्वायरी कमेटी ऑन जलियांवाला बाग इंसिडेंट वाज हेडेड बाय। आपको जलियांवाला बाग इंसिडेंट तो पता ही होगा, उसके ऊपर इंक्वायरी करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी का नाम क्या था और उसके हेड कौन थे? तो देखिए इसका ऑप्शन है सी, हंटर कमीशन नाम की एक इंक्वायरी बनाई गई थी, तो हंटर जो थे वो उसके हेड थे। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं हम लोग।
कि 14 अक्टूबर 1919 को 14 अक्टूबर 1919 को ऑर्डर जब इशू किया गया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा, तो तब उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था एक कमेटी जो कि इंक्वायरी करेगी पंजाब में जो ये हुआ था। तो उस कमेटी के हेड थे हंटर, ठीक है, तो उस कमीशन का नाम हुआ था हंटर कमीशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज द इक्वेटेड विथ, सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन सी इनमें से किस से उनका मैच किया जाता है, किससे उनकी तुलना की जाती है, तो वो है हमारे ऑप्शन नंबर डी यानी बिस्मार्क से। और बिस्मार्क कौन थे? बिस्मार्क एक्चुअली में एक स्टेटमैन थे जिन्होंने यूनिफाई किया था 36 स्टेट्स जर्मनी की, तो बाद में जर्मनी की यूनिफिकेशन हो गई थी। इंडिया में यही सेम काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था हमारी 565 स्टेट्स को जोड़ करके, और उससे उन्होंने इंडिया जो आज के टाइम पे हमारा इंडिया ये बना दी। तो ये पॉलिटिकल इंटीग्रिटी उन्होंने करी थी, तो इसीलिए दैट इज वाई सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था हमारा कि पिट्स एक्ट के बारे में सुना होगा आपने। पिट एक्ट ब्रॉट द कंपनी इन डायरेक्ट सबऑर्डिनेशन टू अ बॉडी रिप्रेजेंटेटिंग। तो जो पिट्स एक्ट आया था उसके बाद ये जो कंपनी थी, तो अब ये किसके अंडर आ गई थी डायरेक्टली, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन। तो अब पिट्स एक्ट के बाद पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन का कंट्रोल था। चलिए थोड़ी सी डिटेल जानते हैं इसके बारे में कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट जो था 1784, इसी का दूसरा नाम है पिट्स एक्ट। अगर पूछेगा आपको कि पिट्स एक्ट का दूसरा नाम कौन सा है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784। ये एक्ट पार्लियामेंट था ग्रेट ब्रिटेन का, और इसको लाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया था। तो अब यहाँ पे कंट्रोल हो गया था सीधा सीधा पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में आप जानते होंगे। हैड हेल्ड डिटेल डिस्कशंस ऑन अप्रोचिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया विद। ये जो डिटेल डिस्कशन लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी इंडिया को दो हिस्सों में डिवाइड करने की, वो डिस्कस उन्होंने किसके साथ की थी, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है, ऑल ऑफ द अबव, यानी उन्होंने ये मीटिंग मोहम्मद अली जिन्ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी इन तीनों से की थी। थोड़ी सी डिटेल में जानते हैं इसके बारे में कि जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उन्होंने हेल्ड फ्री एंड फ्रैंक डिस्कशन की थी। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी और कुछ जो अदर प्रोमिनेंट लीडर। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी कहाँ हुई थी, ये क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा कलकत्ता, ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी जो हुई थी वो एक किला था जिसका नाम था फोर्ट विलियम, कलकत्ता में था वो। तो ये हुई थी साल 1756 में, 1756 में ब्लैक होल ट्रेजेडी हो गई थी। और उसके बाद क्या होता है, थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड जान लेते हैं एक बार। जो एक नवाब थे बंगाल के, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ स्पेशल राइट्स दिए थे एज अ ट्रेडर, याद रखेंगे, एज अ ट्रेडर, ठीक है, कलकत्ता में, और उन्हें अलो किया था कि वो अपने छोटे छोटे फोर्ट्स बना सकते हैं। तो इसीलिए वो जो फोर्ट उन्होंने बनाया था, जिस फोर्ट का नाम था फोर्ट विलियम, और वहाँ पे उन्होंने छोटी सी आर्मी रख दी थी। बाद में नवाब ने उन्हें कहा कि यार ये आर्मी यहाँ से हटा लो, ये अच्छा नहीं हमारी सिक्योरिटी के लिए, बट उन्होंने माना नहीं, और देन ये हो गया सब। चलिए आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। महात्मा गांधी बिगेन हिज पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इन इंडिया फर्स्ट फ्रॉम। महात्मा गांधी जी ने अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कहाँ से शुरू करी थी, तो इसका सही आंसर है हमारा चंपारण से शुरू करी थी उन्होंने, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही रहेगा। तो साल 1917 में एक इन्विटेशन उन्हें मिला था राजकुमार शुक्ला की तरफ से, ठीक। गांधी जी चंपारण जाते हैं गांव में, और चंपारण कहाँ पे है अगर पूछेगा तो चंपारण है आपका बिहार में, ठीक है। तो चंपारण कहाँ पे है, बिहार में। वहाँ पे एक सिस्टम चल रहा था, जिस सिस्टम का नाम क्या हुआ करता था, तिन कथिया। इसी सिस्टम में फार्मर को फोर्स किया जाता था कि वो इंडिगो उगाएं, और उसमें ऑन द लैंड 3/20 पार्ट ऑफ द लैंड। और गांधी जी ने ऑर्गेनाइज किया चंपारण का सत्याग्रह, और इस सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिया। इंडिगो आपको पता ही है एक तरह का उस टाइम में बहुत प्रेविलेंट हुआ करता था ये क्रॉप। चलिए थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू दादा भाई नौरोजी, स्वराज मीन्स, अब स्वराज का मतलब आपको तो पता ही है, लेकिन दादा भाई नौरोजी के हिसाब से इसका क्या मतलब होता था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, सेल्फ गवर्नमेंट, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस या पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। तो दादा भाई नौरोजी के हिसाब से इसका मतलब सेल्फ गवर्नमेंट ही होता था। तो चलिए दादा भाई नौरोजी, जिनको हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन भी बोलते हैं इंडिया का, एक प्रोमिनेंट लीडर हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी के। उन्होंने स्वराज की डिमांड करी थी कलकत्ता सेशन में, और साल था 1906। अकॉर्डिंग टू हिम उनके मतलब था, स्वराज का मतलब था सेल्फ रूल, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो स्वराज का मतलब हुआ सेल्फ रूल। एक और क्वेश्चन है, रोहिलियाज हेल्प द अफगान्स इन्वेडर इन 1761 इन द बैटल ऑफ। अब 1761 में एक बैटल हुई थी, ठीक है, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है अगर आपने देखी होगी कभी। तो बताइए कि उस बैटल का नाम क्या था, ठीक है। 1761 में जो बैटल हुई थी उस बैटल का नाम क्या था, तो उस बैटल का नाम था सर पानीपत, ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत। तो ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी इसको बोलते हैं। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो 14 जनवरी 1761 में पानीपत में हुई थी, और अबाउट 60 माइल्स नॉर्थन ऑफ दिल्ली, तो यानी 97 किलोमीटर दूर है ये दिल्ली से। और इसमें था कौन कौन, एक तरफ थे मराठास, ठीक, और एक तरफ से इन्वेडिंग जो अफगानिस्तान का एक रूलर था, उसका नाम था अहमद शाह अब्दाली, ठीक। तो इन दोनों की आपस में लड़ाई होती हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा और देखते हैं इस क्वेश्चन में। द लैंडमार्क आर द डलहौजी एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट इंक्लूड। तो सुना होगा डलहौजी एडमिनिस्ट्रेशन में
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो कह रहे थे लैंडमार्क ऑफ डलहौजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें क्या चीज़ नहीं यूज़ होती थी, डिड नॉट इंक्लूड इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। वहाँ पे इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस नहीं यूज़ किया जाता। कमिश्नर्स जो कि अफेयर्स संभालते थे इंडिया का, उनको क्या कहते थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल या फिर बोर्ड ऑफ मर्चेंट्स। तो ऐसे कमिश्नर्स को कहा जाता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। देखिए द राइट ऑनरेबल बोर्ड जो हुआ करते थे उसी कमिश्नर्स होते थे जो कि इंडियंस का अफेयर संभालते थे, जिनको उस टाइम पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते थे, इंडियन बोर्ड्स कहते थे। ठीक, और ये ना एक्चुअली में इनको आर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता था यूनाइटेड किंगडम्स की, जो रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे गवर्नमेंट की मैनेजमेंट का और उसके इंटरेस्ट का ब्रिटिश इंडिया में और ईस्ट इंडिया कंपनी का दोनों को। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल 1784 से लेकर के 1858 तक रहा था। देन उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने सीधा डायरेक्टली रूल किया यहाँ। इनमें से विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ फ्रेंच सेटलमेंट इन इंडिया। इनमें से कौन सी फ्रेंच सेटलमेंट नहीं थी इंडिया में? फ्रेंच कहाँ पे नहीं रहते थे? तो वो है हमारे गोवा में, क्योंकि गोवा जो है, गोवा में फ्रेंच नहीं रह के रखे, पुर्तगीज़ रहते थे। पुर्तगीज़ की कॉलोनी थी, वो पुर्तगीज़ यहाँ पे रह रहे थे। लगभग उन्होंने यहाँ पे 450 साल तक वो यहाँ पे रहे अंटिल इट वाज अनेक्स्ड बाय, और 1961 में इसको अनेक्स्ट कर दिया गया इंडिया के द्वारा। 1510 में पुर्तगीज़ ने डिफीट किया था बीजापुर के किंग को वहाँ के लोकल अली के साथ, और वहाँ से उसके बाद वहाँ पे अपनी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बना दी गोवा में। अगला क्वेश्चन था कि किसको रेफर किया जाता है एज महात्मा गांधी एज अ हाफ नेक्ड फ़कीर। किसी ने ये बात कह दी थी कि महात्मा गांधी जो है उनको हाफ नेक्ड फ़कीर कहा। तो कुछ अंग्रेज़ों के नाम है यहाँ पे, मगर जो कहने वाला था उसका नाम था चर्चिल। ठीक है, तो चर्चिल ने ऐसा कहा था। चलिए, ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था विंस्टन चर्चिल। उन्होंने महात्मा गांधी को कहा था, महात्मा गांधी जी को कहा था एक्चुअली अ सेडिशियस मिडल टेम्पल लॉयर नाउ पोजिंग अ फ़कीर। ठीक है, एंड उसको उनको हाफ नेक्ड तक भी उन्होंने कह दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हु कॉल्ड श्री नारायण गुरु एज अ सेकेंड बुद्धा। ये किसने कह दिया था? श्री नारायण गुरु को एज अ सेकेंड बुद्ध कह दिया था। किसने कह लिया ये बात? तो ये कहने वाले जो थे उनका नाम है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जी सनकारा गुरु। ठीक है, तो इन्होंने ही कहा था उन्हें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अल हिलाल क्या हुआ करती थी। तो अल हिलाल एक्चुअली में एक जर्नल हुआ करता था, और थोड़ा सा इस जर्नल के बारे में जानते हैं। अल हिलाल जो एक वीकली जर्नल होता था, कब? वीकली जर्नल जो उर्दू लैंग्वेज में निकलता था। ठीक है, अल हिलाल वाज अ वीकली उर्दू लैंग्वेज न्यूज़पेपर एस्टेब्लिश बाय द इंडियन लीडर जिनका नाम था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, एंड और इन्होंने इसको यूज़ किया था एज अ मीडियम ऑफ क्रिटिसिज्म फॉर ब्रिटिश राज इन इंडिया। और इसका फर्स्ट जो आया था वो आया था 13 जुलाई 1912 को। तो उस टाइम पे जो जर्नलिज्म थी वहाँ पे उनका काम था गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना। वो क्रिटिसाइज़ करते थे कि कौन सी पॉलिसीज़ ख़राब आ रही है, क्या चीज़ हो रही है, तो उसके लिए इन्होंने इसे ओपन किया था।